दिन गुजरते गए और आखिर हमारा काम खत्म होने को आया था। हम वापस बेंगलुरु आ गए और नीतू ने आते ही रवि और आकाश को इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया, पर वो अकेले इसे संभाल नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। नीतू की इन्वॉल्वमेंट कम थी क्योंकि ये एडवांस अकाउंटिंग थी और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह GAAP के हिसाब से काम करना था, जिसके बारे में मैंने उन कुछ दिनों में सीखा था। बाकी का सब मैंने केस स्टडी से सीखना शुरू कर दिया। मैंने जो पुरानी कंपनियों को मेल किया था उसमें से 1-2 ने रिवर्ट किया था, तो मैंने वो काम नीतू को दे दिया। वो बहुत हैरान थी कि मैंने उन्हें क्यों अप्रोच किया। कुमार ने तो काम बंद कर दिया, अब अगर हमें उनके क्लाइंट मिल जाते हैं तो अच्छा ही है। वो तो मेरी रेपुटेशन थी कि उन लोगों ने 1-1 क्वार्टर की रिटर्न का काम हमें दे दिया था। कुल मिलाकर काम अच्छा चल पड़ा था। सिर्फ पुराने क्लाइंट से ही हमने अच्छा प्रॉफिट कमा लेना था। यूएस वाला का काम थोड़ा मुश्किल था, पर पैसा बहुत अच्छा था। हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बहुत थोड़े टाइम का दिया था, पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड जरूर करेंगे। मुश्किल से हफ्ता बीता होगा कि नीतू का जन्मदिन आ गया था। 19 को नीतू का जन्मदिन था, तो मैंने 18 को ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। 18 का पूरा दिन मैं ऑफिस में ही था। शाम होने को आई तो मैंने नीतू को अकेले ही भेज दिया, क्योंकि मुझे डेटा फाइनल करना था ताकि कल का पूरा दिन मैं और नीतू घूमते रहें। मैं रात को ठीक 11:30 बजे पहुंचा और चूंकि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी तो मैं दबे पांव अंदर आया। हॉल में मैंने केक रखा और मोमबत्ती लगाई और मैं पहले चेंज करने लगा। जैसे ही 12 बजे मैं तू को आवाज देकर उठाया, पर वो एक आवाज में नहीं उठी। मैंने साइड लैंप जलाया और फिर पूरा हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तब जाकर नीतू की आंख खुली और उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैंने उनके सामने घुटनों के बल बैठा था। नीतू एकदम से उठी और मेरे गले लग गई। शुक्रिया कहते कहते उनकी आवाज रोने वाली हो गई। मैं समझ गया कि वो अपने मम्मी डैडी को मिस कर रही है। अच्छा, अब रोना नहीं है, चलो बाहर आओ, एक सरप्राइज है। ये कहते हुए मैं उन्हें बाहर लाया और केक देखकर वो खुश हो गई। उन्होंने मुझे एक बार फिर गले लगा लिया। मैंने फौरन मोमबत्ती जलाई और फिर उन्होंने केक काटा। हम दोनों हॉल में ही सोफे पर बैठ गए। एक अरसे बाद मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, पर मुझे लगा कि तुम इतना बिजी हो तो शायद भूल गए होगे। इतने साल आपसे दूर रहा, तब आपको विश करना नहीं भूला तो साथ रहकर भूल जाऊंगा। रात में भूख लगी तो मैंने मैगी बनाई और दोनों ने किचन में खड़े खड़े खाई और फिर सोने चले गए। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और कॉफी बनाकर नीतू के साइड टेबल पर रखते हुए कहा, कॉफी फॉर दी बर्थडे गर्ल। नीतू एकदम से उठ बैठी और मेरा हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया। तो आज का क्या प्रोग्राम है? नीतू ने पूछा। मैं एकदम से खड़ा हुआ और दोनों हाथ हवा में उठाते हुए चिल्लाया, रोड ट्रिप। ये सुनते ही नीतू भी एक्साइटेड हो गई। पर कहाँ? नीतू ने पूछा। शिवा समुद्रम फॉल्स, मैंने कहा और हम दोनों कूदने लगे। मैं जमीन पर, नीतू पलंग पर। अलका आई तो नीतू ने उसे भी केक खिलाया। मैंने आकाश और रवि को भी बुला लिया था। दोनों ने आकर नीतू को विश किया और सबने केक खाया। रवि ने मना किया क्योंकि उसे लगा कि इसमें अंडा, पर मैंने उसे बताया कि इसमें अंडा नहीं है तो उसने भी तुरंत खा लिया। हम दोनों तैयार होकर बाइक से निकले। पूरे 135 किलोमीटर की ड्राइव थी। पहले 60 किलोमीटर में ही हवा निकल गई, इसलिए मैंने बाइक एक रेस्टोरेंट पर रोकी और दोनों ने एक कप स्ट्रांग वाली कॉफी पी और फिर से चल पड़े। कुछ देर बाद रोड खाली आया तो नीतू जिद करने लगी कि उसे ड्राइव करना है। आज तक उन्होंने स्कूटी ही चलाई थी और ऐसे में ये भारी भरकम बाइक वो कैसे संभालती। उन्हें मना करना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें आगे आने को कहा। ये बहुत भारी है, आप संभाल नहीं पाओगे, मैं आपके नजदीक आकर बैठ जाऊं? मैंने उनसे पूछा। अब थोड़ा डर तो उन्हें भी लग रहा था, क्योंकि बुलेट पर बैठते ही उन्हें उसके वजन का अंदाजा मिल गया था। प्लीज गिरने मत देना। इतना कहते हुए उन्होंने मुझे अपने नजदीक बैठने की इजाजत दी। मैंने उन्हें जब बाइक स्टार्ट करने को कहा तो उनसे वो भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने किक थोड़ी टाइट रखी थी ताकि मैं उसे स्टाइल से स्टार्ट करूं। अब इसमें सेल्फ था नहीं जो वो एक बटन दबाकर स्टार्ट कर लेती, इसलिए मुझे ही खड़े होकर बाइक स्टार्ट करनी पड़ी। अब बुलेट की भड़बड़ आवाज सुनकर ही वो डर गई और क्लच छोड़ ही नहीं रही थी। नो नो नो, मैं नहीं चलाऊंगी, नीतू ने घबराते हुए कहा। अब मुझे लगा कि अगर इन्होंने डर के एकदम से छोड़ दिया तो दोनों टूट फूट जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों हाथ उनके पेट पर लॉक कर दिए और बड़ी धीमी आवाज में उनके कान में कहा, क्लच को धीरे धीरे छोड़ो जैसे आप स्कूटी चलाते टाइम छोड़ते हो।
मेरे उनके छू भर लेने से नीतू की सांसें तेज हो गई थी, पर जब मैंने धीरे से उनके कान में इंस्ट्रक्शन दी तो उन्होंने खुद पर काबू किया और धीरे धीरे क्लच छोड़ा। शुरुआत में थोड़े झटके लगे और फिर बाइक चल पड़ी। अब मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे उनको ऐसे नहीं छूना चाहिए था। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ उनके पेट से हटा लिए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। नीतू का ध्यान अब बाइक पर था और मेरा ध्यान सब तरफ था कि कहीं कोई आकर हमें ठोक नहीं दे। कुछ देर बाद आखिर उनका हाथ बैठ ही गया। घंटे भर में ही उनका मन भर गया और उन्होंने फिर मुझे चलाने को कहा। मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही तेजी से चलाई, जिससे नीतू को मुझसे चिपक कर बैठना पड़ा। 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे और वहां का नजारा देखकर शरीर में और फुर्ती आ गई। पानी का शोर सुनकर ही उसमें कूद जाने का मन कर रहा था। हमने वहां मिलकर खूब मौज मस्ती की और शाम को निकले। घर आते आते 10 बज गए। वो तो शुक्र है कि अलका जाते जाते खाना बना गई थी, वरना आज भूखे ही सोना पड़ता। खाना खाकर मैं उठा तो नीतू बोली, शुक्रिया आज का दिन इतना स्पेशल और मेमोरेबल बनाने के लिए। शुक्रिया आपको कि आपने पहले वाले सागर को फिर से मरने नहीं दिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों सो गए। अब आया क्रिसमस और हर रोज की तरह जब मैं नीतू की बेड टी लेकर आया तो नीतू बोली, रोज रोज क्यों तकलीफ करते हो? तकलीफ कैसी, ये तो मेरा प्यार है, मैंने हंसते हुए कहा। पर नीतू के पास इसका जवाब पहले से तैयार था, थोड़ा और प्यार दिखाकर खाना भी बना दो फिर। अच्छा चलो आज आपको अपने हाथ का खाना भी खिला देता हूँ, उंगलियां ना चाट जाओ तो कहना, पर अभी तैयार हो जाओ, चर्च जाना है, मैंने कहा। क्यों शादी करनी है? नीतू ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। शादी तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस में करेंगे, पहले चर्च जाकर गॉड का आशीर्वाद तो ले लें। ये सुनते ही हम दोनों बहुत जोर से हंसे। नीतू और मेरे बीच ऐसा मजाक बहुत होता था। एक तरह से दोनों जानते थे कि हमें कैसे दूसरे को हंसाना है। अब ले देकर हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा थे। खैर हम तैयार होकर चर्च आए और वहाँ अपने और अपने परिवार के लिए प्रेयर किया। भले ही उन सब ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, पर हम अब भी अपने परिवार को उतना ही चाहते थे। हम दोनों ही भावुक होकर चर्च से निकले, पर जानते थे कि एक दूसरे को कैसे हंसाना है। तो क्या खिला रहे हो आज? नीतू ने पूछा। यार मैं ठहरा देहाती, मुझे तो दाल रोटी ही बनानी आती है, मैंने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। प्यार से बनाओगे तो दाल में भी चिकन का स्वाद आ जाएगा, नीतू ने पीछे बैठते हुए कहा। चलो फिर आज चिकन ही खिलाता हूँ, मैंने कहा और बाइक सीधा सुपरमार्केट की तरफ ले ली। वहाँ से सारा सामान खरीदा और एप्रन पहनकर किचन में कूद पड़ा। नीतू मैंने दूर ही रखा, वरना वो टोक टोक कर मेरी नाक में दम कर देती। चिकन मैरिनेशन की और सोचा कि बटर चिकन बनाऊं, लेकिन फिर मन किया कि ग्रिल चिकन बनाते हैं। जब बन गया तो मैंने नीतू को चखने को बुलाया। किस्मत से वो टेस्टी बना, पहली बार के हिसाब से टेस्टी। वो तो शुक्र है कि मैंने साथ में दाल बनाई थी जिसमें मेरी महारत हासिल थी, तो खाना थोड़ा बैलेंस हो गया, वरना उस दिन अच्छी बेइज्जती हो जानी थी। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे और बिजनेस भी अब अच्छी रफ्तार पकड़ने लगा था। फिर आया 31 दिसंबर। आकाश और रवि दोनों ने नीतू से कहा कि आज तो पार्टी होनी चाहिए। नीतू का कहना था कि घर पर ही करते हैं, पर मुझे पता था कि लड़कों को चाहिए शराब और शबाब, और वो सिर्फ पब में मिलता। मैंने जब नीतू से जाने को कहा तो वो मना करने लगी। प्लीज यार, देखो लड़कों का बड़ा मन है, पर वो नहीं मानी। मैं जानता था कि उनके न जाने का कारण मैं ही हूँ। अच्छा बाबा, आई प्रॉमिस एक बियर से ज्यादा और कुछ नहीं लूंगा। फिर ये देखो, टीएम बिल्डिंग के लिए ये अच्छा भी है। मैंने एक बहना और जोड़ा तो नीतू मान गई। मेरे साथ तो नीतू थी, पर उन लड़कों की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। उन दोनों लड़कियों से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब जगह पहले से ही भरी पड़ी थी, तो खड़े खड़े ही हमने पीना शुरू किया। मेरी बियर अभी आधी ही हुई थी कि नीतू मुझे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई और हम दोनों ने नाचना शुरू किया। हमारी देखा देखी वो चारों भी डांस करने लगे। लाउड म्यूजिक में डांस करते करते पता ही नहीं चला कि 11 बज गए। नीतू ने जैसे ही टाइम देखा वो मुझे अपने साथ लेकर निकलने लगी। हमने सबको बाय बोला और हम घर पहुंच गए, पर नीतू ने घर पर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रखा था, इसलिए वो मुझे शुरू से ही कहीं नहीं जाने देना चाहती थी। मैं चेंज कर रहा था और इधर नीतू ने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया था। बालकनी में गद्दियां लगी थी, ब्लूटूथ पर सारे स्लो ट्रैक्स धीमी आवाज में चल रहे थे और वाइन के 2 गिलास रखे हुए थे। साइड में रेड वाइन की एक बोतल रखी थी। जब मैं बाहर वापस आया तो मैं अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर आंखें फाड़े देखने लगा। आंखें फाड़ क्या देख रहे हो, आओ बैठो, नीतू ने कहा और मैं जाकर बालकनी में फर्श पर बैठ गया। नीतू ने गिलास में वाइन डाली और फिर हमने चीयर्स किया। इधर नीतू ने पीना शुरू कर दिया और मैंने उसे सूंघना शुरू किया। क्या हुआ? वाइन से बदबू आ रही है।
नीतू ने पूछा। मैं उस समय वाइन को गिलास के अंदर गोल गोल घुमा रहा था। इसे वाइन कहते हैं, मैंने कहा और मुस्कुरा दिया। सारे शौक अमीरों वाले पाल रखे हैं तुमने। नीतू ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे अमीर बनना है, गरीब और कमजोर आदमी की यहाँ कोई औकात नहीं। याद है वो फर्स्ट टाइम मुंबई जाना और वहाँ मेरा मीटिंग के बाहर वेट करना और फिर अश्विनी का मुझे छोड़ना। आपको पता है, जब मैंने पहली बार आपका ऑफिस देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे इसे 2 कमरों से पूरे हॉल पर फैलाना है। मेरे ख्याल सुनकर नीतू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, बल्कि ये गर्व वाली मुस्कान थी। ठीक 12 बजते ही पटाखों का शोर शुरू हो गया। नीतू खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लाई। मेरे गले लगते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि ये साल तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आए और तुम्हें खूब ऊंचाइयों पर ले जाए। करेक्शन, ये साल हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और हमें खूब ऊंचाइयों पर ले जाए। बैक में साथ देते हो और खुशियों में पीछे रहना चाहते हो। अब कुछ भी मेरा नहीं बल्कि हमारा है। ये दोस्ती एक नए मुकाम तक जाएगी और सबके लिए मिसाल होगी। मैंने नीतू को कसकर गले लगाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर नीतू की आंखें भर आई और उन्होंने भी मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह मुझे प्रकाश का फोन आया और नए साल की मुबारकबाद के बाद वो मुझे सॉरी बोलने लगा। तेरी भाभी मिली थी, उन्होंने बताया कि तू आखिर क्यों गया घर छोड़कर। तेरी इतनी मेहनत के बाद भी अश्विनी ने पढ़ाई पूरी नहीं की और प्यार के चक्कर में पड़कर शादी कर ली। भाई छोड़ वो सब, ये बता वहाँ सब कैसे हैं? शादी ठीक से निपट गई ना? मैंने पूछा। हाँ, सब अच्छे से निपट गया, पर यार सच में यहाँ तेरे ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर तेरे परिवार को तेरी पड़ी ही नहीं। तेरे ताऊजी तो गांव में छाती ठोक कर घूम रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मंत्री ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के की खुशी और अगले महीने होने वाले चुनाव में अपनी इमेज बचाने को की है। प्रकाश ने काफी गंभीर होते हुए कहा। यार छोड़ ये सब, तुझे एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, शायद तुझे पसंद आए। जब मिले तो कॉल करियो। मैंने ये कहते हुए बात जल्दी से निपटाई। नीतू को चाय देकर मैं हॉल में अपना काम लेकर बैठ गया, क्योंकि अगर खाली बैठता तो फिर वही सब सोचने लगता। कुछ देर बाद अलका आ गई और उसने नाश्ता बनाया। अरे आज तो साल का पहला दिन है, आज भी काम करोगे? नीतू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। साल की शुरुआत काम से हो तो सारा साल काम करते रहेंगे। इतना कहकर मैं फिर से बिजी हो गया। मुझे नीतू को अपने परिवार के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं खुद को लैपटॉप में घुसाए रहा। शाम होते होते वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने मेरा लैपटॉप एकदम से बंद कर दिया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या कर रहे हो? मैंने चिढ़ते हुए कहा। सुबह से इसमें घुसे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। नीतू ने एकदम से जवाब दिया, जिससे मेरा गुस्सा फूट ही पड़ा। आपको पता भी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है? दुनिया चांद पर जा रही है और आप हो कि अब भी वही फाइनेंशियल एनालिसिस में लगे हो। सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस जीरो है, अपनी फोटो डालते हो, पर मैंने आपको कंपनी प्रोफाइल बनाने को कहा, वो बनाए आपने। आपको मैंने सर्विस चार्ज के बारे में मेल भेजा था, उस पर बात की आपने मुझसे? सिलिकॉन ट्रेडर्स का डाटा रेडी किया आपने? सारा काम आकाश और रवि पर छोड़ देते हो। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लाने से काम नहीं चलता, जो हाथ में काम है उसे भी करना पड़ता है। मैं बोलता रहा और वो सर झुकाए सुनती रही। मैं आखिर बालकनी में आकर आंखें बंद करके बैठ गया। आधे घंटे तक मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, वरना वो सारा दिन घर में इधर से उधर चहलकदमी करती रहती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने घर वालों का गुस्सा उन पर उतार दिया, तो मैं उठकर उन्हें मनाने कमरे में पहुंचा तो नीतू बेड पर सर झुकाकर बैठी थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे गुस्सा किसी और बात का था और मैंने वो आप पर उतार दिया। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने घुटने के बल उनके सामने बैठते हुए कहा। पर नीतू ने अब तक अपना सर नहीं उठाया था और वो वैसे ही सर झुकाए हुए बोली। मैं बहुत स्लो हूँ, चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, जरूरी बातों को कई बार नजरअंदाज कर देती हूँ। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी को गंभीरता से लिया है तो वो तुम हो। मुझे बुरा नहीं लगा कि तुमने जो कहा, पर बुरा लगा तो ये कि तुमने मुझे डांटा। नीतू ने ये बात, तुमने मुझे डांटा, बिल्कुल बच्चे की तरह तुतलाते हुए कहा और ये देखकर मुझे उन पर प्यार आ गया। आजा मेरा बच्चा, कहते हुए मैंने अपनी बाहें खोली और नीतू आकर मेरे गले लग गई। अब ये बताओ कि क्या बात है कि सुबह से इतना गुस्सा हो? नीतू ने पूछा तो मैंने उन्हें सुबह की बात बता दी, पर आधी ये बात सुनकर उन्हें भी बुरा लगा और मैं इस बारे में ज्यादा ना सोचूं, इसलिए उन्होंने मजाक में कहा, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। नीतू ने कहा और मैंने सरेंडर करते हुए कहा, जो हुक्म मालिक। आज रात पार्टी करनी है, जबरदस्त वाली, वरना सारा साल मुझे ऐसे ही डांटते रहोगे। नीतू ने कहा, इसलिए हम तैयार होकर 8 बजे निकले।
क्लब पहुंचते ही नीतू मस्त हो गई। अब मुझ पर तो पीने की बंदिश थी, तो मैं बस एक बियर की बोतल को चुस्की ले लेकर पीने लगा। देखते ही देखते उन्होंने खूब पी ली और मुझे खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। 12 बजे तक उन्होंने दबाकर पी और मैं बेचारा एक बियर और स्टार्टर्स खाता रहा। 12 बजने को आए तो मैंने उन्हें चलने को कहा, पर मैडम जी आज फुल मूड में थी। कैब करके उन्हें घर लाया, पर अब वो टैक्सी से उतरने मना करने लगी और सो गई। साहब ले जाओ ना, मुझे घर भी जाना है। ड्राइवर बोला तो मजबूरन मुझे उन्हें गोद में उठाकर ऊपर लाना पड़ा। ऊपर लाकर मैंने उन्हें बेड पर लिटाया और मैं चेंज करके लेट गया। करीब घंटे भर बाद ही नीतू का हाथ मेरी कमर पर था और मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। मैं समझ गया कि मैडम जी कोई सपना देख रही है। अब वहां रुकता तो पता नहीं वो नींद में क्या करती, इसलिए मैं बाहर हॉल में आकर लेट गया।